हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मूल कंसेप्ट के लेक्चर को। और लास्ट लेक्चर में आई थिंक वो हमारा 6th लेक्चर था, जिसमें हमने बात किया था एवरेज एटॉमिक मास के बारे में और एवरेज मोलर मास के बारे में, जहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया था कि एवरेज एटॉमिक मास हम कब कैलकुलेट करते हैं और एवरेज मोलर मास कब हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक आइसोटोपिक मिक्सचर अगर दिया जाए तो आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए हम एटॉमिक मास नहीं बल्कि एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। और अगर मान लीजिए एक गैसेस मिक्सचर अगर दिया जाता है, जिसके अंदर 2, 3, 4 गैसेस का एक मिक्सचर अगर दिया जाता है, तो उस मिक्सचर के लिए हम लोग एवरेज मोलर मास डिफाइन करते हैं। आज हम लोग कुछ और टॉपिक की बात करेंगे और फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेपर डेंसिटी। तो क्या होता है वेपर डेंसिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वेपर डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में VD से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी जो होता है ये डिफाइंड होता है एक गैस के लिए। अगर एक किसी भी गैस का अगर आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना होता है तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस vapor density of a gas is defined as density of gas with respect to density of hydrogen gas, density of H2 gas at same temperature and pressure। at same temperature and pressure। अगर आपको किसी भी गैस का अगर वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस गैस की डेंसिटी को हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपको एक किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तो उस गैस की जो वेपर डेंसिटी होगा डेट विल बी दी डेंसिटी ऑफ दैट गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम वेपर डेंसिटी का अगर फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का क्या हो जाएगा, डेट इज डेंसिटी ऑफ गैस। जिस भी गैस का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है उस गैस की डेंसिटी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure। तो अब देखिए ये तो डेफिनेशन हो गया वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने का, जो हम डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बना दिए। अगर इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और आगे अगर हम ले जाएं तो एक यहाँ पे हम चूंकि वेपर डेंसिटी डिफाइंड कर रहे हैं गैस के लिए, और फॉर एन आइडियल गैस एक इक्वेशन होता है हमारे पास, फॉर एन आइडियल गैस हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अगर इस इक्वेशन से अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे P इक्वल्स टू, या फिर आप इसको ऐसे लिखो PV इक्वल्स टू n, क्या चीज़ यहाँ पे है, मोल्स। अब मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या हो गया RT। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा P इक्वल्स टू, M को हम इस साइड ले आते हैं और वॉल्यूम को ले आते हैं मास के नीचे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, PM इक्वल्स टू W/V इंटू RT। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, PM इक्वल्स टू, अब ये देखिए क्या आ गया, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, D इंटू RT।
तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी के टर्म में अगर हमको आइडियल गैस अगर लिखना होगा तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, PM इक्वल्स टू DRT, जहाँ पे P क्या है प्रेशर, M क्या है मॉलिकुलर मास या मोलर मास ही बोल सकते हो, या यहाँ पे D क्या हो गया डेंसिटी, R हो गया गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, और T क्या हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यहाँ पे केल्विन में यूज़ करते हैं। पहले भी हम इस सब टर्म के बारे में बात कर चुके हैं सेकंड या थर्ड लेक्चर में, जब आपको STP और NTP बताया जा रहा था तो वहाँ पे हम इन सारे टर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नया टर्म यहाँ पे बस ये है D, जिसको हम क्या बोल रहे हैं डेंसिटी। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डेंसिटी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PM डिवाइडेड बाय RT। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तो उसका प्रेशर, मोलर मास, RT, प्रेशर और मोलिकुलर मास को R और T से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो अगर हमको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि डेंसिटी ऑफ गैस, जिस भी गैस का आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है उसकी डेंसिटी को हम डिवाइड किससे कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर मान लीजिए हम अभी प्रीवियस फॉर्मूले को अगर यूज़ करें डेंसिटी बराबर डेट इज PM डिवाइडेड बाय RT, तो यहाँ पे अगर हम D गैस के लिए अगर यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, PM डिवाइडेड बाय RT, जिस भी गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस गैस के लिए, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, PM डिवाइडेड बाय RT फॉर H2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो चूंकि हम वेपर डेंसिटी डिफाइंड करते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ H2 गैस ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। टेम्परेचर भी यहाँ से सेम हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, और R तो कांस्टेंट ही है तो ये दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा जो रिड्यूस हो गया किसमें, अब ऊपर में क्या बच गया है, डेट इज मोलर मास ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ H2 गैस। ठीक है, और H2 गैस का जो मोलर मास होता है, तो ये फॉर्मूला को अगर हम फाइनली अगर लिखना चाहें कि किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी होगा डेट विल बी, उस गैस का आप मोलर मास ले लीजिए, मोलर मास ऑफ गैस, और H2 गैस का जो मोलर मास होता है डेट इज कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। तो एक गैस की मोलर मास को अगर आप डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगा, उसका वेपर डेंसिटी आ जाएगा उस गैस का। तो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का। आप जस्ट उस गैस के मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस, तो O2 गैस का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये डेट इज 16 ग्राम पर मोल। तो इस हिसाब से अगर हम वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ पे देखो मोलर मास ऑफ गैस यूज़ कर रहे हैं तो मोलर मास का यूनिट कितना होता है, ग्राम पर मोल। और देखो यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो मोलर मास, ये जो 2 है, 2 हम किसका मोलर मास लिखें, H2 गैस का। तो H2 गैस का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर भी मोलर मास ऑफ गैस है तो यहाँ पर भी यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। तो जब आप यहाँ पे 32 लिख रहे हो तो 32 ग्राम पर मोल है, और ये 2 के साथ भी ग्राम पर मोल एसोसिएटेड है, तो ग्राम पर मोल तो कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा 16। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी। देख सकते हो आप यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। इसी हिसाब से अगर मान लीजिए आप कैलकुलेट करते हो वेपर डेंसिटी मान लीजिए SO2 गैस का, तो SO2 गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, और 2 टाइम्स है तो 16 × 2 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये 64 ग्राम पर मोल। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी गैसेस का अगर आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तो जस्ट आप उसको हाफ कर दीजिए, और यूनिट के विदाउट हम लिखते हैं वेपर डेंसिटी को। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि एवरेज मोलर मास, एक गैसेस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए अगर हमको एक गैसेस मिक्सचर का अगर वेपर डेंसिटी अगर दे दिया जाए,
अगर एक गैसियस मिक्सचर का अगर हमको वेपर डेंसिटी पूछा जाए तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मोलर मास नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, एवरेज मोलर मास, और एवरेज मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो गया वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। A mixture containing O2 and O3, O2 and O3 in 2:1 mole ratio. In 2:1 mole ratio, calculate the vapor density of mixture. Calculate the वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। एक यहाँ पे गैसेस मिक्सचर दिया गया ऑक्सीजन और ओजोन का, O2 एंड O3 का, और जो कि 2:1 मोल रेशियो में, और यहाँ पे हमसे पूछा गया डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताइए कितना होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वेपर डेंसिटी का आप नहीं समझिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एवरेज मोलर मास कैलकुलेशन का। अगर आप इस गैसेस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से वेपर डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी में हमको करना क्या, मिक्सचर का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, मतलब m एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो अगर एवरेज मोलर मास अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सॉल्व करते हैं इसको। जो यहाँ पे गैसेस मिक्सचर दिया हुआ है, इस गैसेस मिक्सचर के अंदर 2 गैस प्रेजेंट है, दैट इज O2 एंड O3, और इसका मोल रेशियो दिया हुआ है। O2 दिया हुआ दैट इज 2:1 के रेशियो में ये गैसेस मिक्सचर है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करते थे एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको हम बोलते थे उस फॉर्मूले के अंदर, ये हो गया हमारा N1, ये हो गया वैल्यू N2 का, और यहाँ से हम कैलकुलेट करते थे M1 मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, डेट इज़ 32, और O3 का मोलर मास कैलकुलेट करते थे तो M2 कितना हो जाएगा, 48। 16 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो जाएगा, 48। तो M एवरेज का आप फॉर्मूला लगाइए, डेट इज M एवरेज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसको हम लोग N1 भी बोल सकते हैं, N2 भी बोल सकते हैं, या फिर A भी बोल सकते हैं, या B। अगर फॉर्मूला में M1A प्लस M2B होगा तो कुछ परेशान होने की बात नहीं है, हम N1 भी यूज करते हैं, N2 भी, या फिर A और B से भी मोल्स को हम डिनोट कर सकते हैं। तो आप फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, M1 की वैल्यू हो गया 32, N1 का वैल्यू हो गया 2, प्लस M2 का वैल्यू हो गया 48, और N2 का वैल्यू हो गया 1, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, डेट इज़ 2 + 1। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 32 × 2 64 प्लस 48 और डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 हो गया 12, और 6 और 4 हो गया 10, और उधर से 1 आ जाएगा, तो 112 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया हमारा एवरेज मोलर मास। तो यहाँ पे हम यूनिट तो ज़रूर लगाएंगे, एवरेज मोलर मास डेट इज ग्राम पर मोल। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसका वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर का कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो M एवरेज आया है उस M एवरेज में डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो M एवरेज कितना आया, 112 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि वेपर डेंसिटी तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी सेम चीज़ है। नहीं भाई, डेंसिटी अलग है और वेपर डेंसिटी अलग चीज़ है, बिल्कुल दोनों में कोई फर्क, दोनों अलग अलग चीज़ है, आप दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। कैलकुलेट दी मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ a mixture of SO2 and SO3 if its vapor density is 36। यहाँ पे आपको एक गैसेस मिक्सचर दिया गया, इस गैसेस मिक्सचर का यहाँ पे वेपर डेंसिटी आपको प्रोवाइड किया गया। वेपर डेंसिटी कितना प्रोवाइड किया गया? 36। तो आपको बतलाया गया कि बताइए SO2 और SO3 के अंदर मोलर कॉम्पोजिशन क्या होगा, डेट इज N1 और N2 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में परसेंटेज मोलर कॉम्पोजिशन पूछा जा रहा है एक्चुअली। परसेंटेज मोलर कॉम्पोजिशन हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, परसेंटेज। तो आप देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो गैसेस मिक्सचर है हमारे पास, गैसियस मिक्सचर, इस गैसियस मिक्सचर के अंदर दो गैस प्रेजेंट है, SO2 एंड SO3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको मोलर कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे मोलर कॉम्पोजिशन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। परसेंटेज मोलर कॉम्पोजिशन अगर कैलकुलेट करना है तो आप मान लीजिए इस मिक्सचर में इसका x% होगा और इसका कितना हो जाएगा, डेट इज 100 - x होगा, ठीक है। और यही x और 100 - x जो हो गया, ये आपको वैल्यूज हो गया किसका, डेट इज ये इट विल बी द वैल्यू ऑफ N1, और ये 100 - x जो हो गया, डेट इज इट विल बी द वैल्यू ऑफ N2। और यहाँ से आप SO2 जो M1 की जो वैल्यू हो जाएगा वो सल्फर का हो जाएगा 32 और O2 का भी हो जाएगा 32, डेट इज 64। और यहाँ से हो जाएगा आपको M2 की वैल्यू, सल्फर का हो गया 32 अब प्लस O3 का हो गया 48। तो ये जो वैल्यू हो गया आपको, ये हो गया 820 और 437, ये हो गया 80, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे आपसे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो यहाँ से हम बहुत आसानी से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना होता है, M एवरेज डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको M एवरेज पता चल गया, M एवरेज कितना हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब वेपर डेंसिटी कितना है 36, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 72। तो अब आप इसको यूज़ कर लीजिए इक्वेशन पे, जो हमारा M एवरेज का जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, डेट इज M एवरेज इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो आप M एवरेज की जगह वैल्यू पुट कर लो, कितना 72 इक्वल टू M1 की वैल्यू कितना हो गया 64 इंटू N1 की वैल्यू कितना हो गया x प्लस, और M2 का वैल्यू कितना हो गया 80 और N2 का वैल्यू कितना हो गया 100 - x डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा N1 प्लस N2, डेट इज x प्लस 100 - x। इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 100 को 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये वैल्यू हो गया आपको 7200 इक्वल टू 64x प्लस 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा 8000 माइनस कितना हो जाएगा 80x। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 72,000, 8000 को इधर ले आइए, इक्वल टू 64x और माइनस 80x। तो यहाँ से आ जाएगा
16 ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, -16x और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 7200 माइनस 8000 तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 800 और ये भी आएगा माइनस में -16x, तो 16 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो गया, x की वैल्यू हो गया 50, ठीक है। अगर x की वैल्यू 50 आ गया, इसका मतलब SO2 का जो मोलर कॉम्पोजिशन हो गया, तो मिक्सचर में SO2 कितना परसेंट है, 50% है, और SO3 भी कितना परसेंटेज है, डेट इज 50% है। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक ट्रिक बतलाया था कि अगर कभी आपको एक गैसेस मिक्सचर दिया जाए तो गैसेस मिक्सचर में जो भी गैस प्रेजेंट है, अगर उस गैस के मोलर मास का एवरेज, अगर एवरेज मोलर मास यहाँ से जो हम कैलकुलेट कर, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन में तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ था जिससे हम 72 इसका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट किए, तो अगर आप इस दोनों वैल्यूज़ का एवरेज अगर कैलकुलेट करते हो, ये जो दो वैल्यूज़ है 64 और 80, अगर इस दोनों वैल्यूज़ का अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम जगह बनाते हैं, देखिए अगर हम इस दोनों वैल्यूज़ का 64 और 80 का अगर हम एवरेज बनाते हैं, 64 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू अगर आप इसको देखिएगा तो ये आपको आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8 और 6 कितना हो गया 44 और डिवाइडेड बाई 2 डेट इज कितना आ गया 72। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो एम एवरेज 72 कैलकुलेट किए हैं और इस दोनों वैल्यू का एवरेज भी आ गया 72। तो हमने आपको बताया था कभी अगर इस तरह से अगर वैल्यू आ जाए, डेट इज एम एवरेज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों गैस किस रेशियो में प्रेजेंट होगा, डेट इज 50:50 रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आपको यहाँ पर एक बार चेक करना होता। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। कैलकुलेट दी वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर, vapor density of a gaseous mixture containing O2 and O3 in 4:3 mass ratio। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर पूछा गया है, लेकिन जो गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है उसका आपको क्या दिया गया है, मास रेशियो दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास रेशियो से हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे मोल का रेशियो। अब मोल रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका एम एवरेज, दैट इज एवरेज मोलर मास, और एवरेज मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, इस गैसेस मिक्सचर का आ जाएगा वेपर डेंसिटी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखिए। गैसेस मिक्सचर, इस गैसेस मिक्सचर के अंदर दो गैस प्रेजेंट है, डेट इज O2 एंड O3, और इसका आपको दिया हुआ है मास रेशियो। कितना दिया हुआ है, 4:3। अब मास रेशियो दिया हुआ है तो हम इसके मोलर मास से अगर डिवाइड कर दे तो हमको मोल का रेशियो पता चल जाएगा।
मोल रेशियो, तो 4 को डिवाइड करना पड़ेगा O2 के मोलर मास से, डेट इज़ 32 से। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी 1/8, और यहाँ पे आपको O3 के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी 1/16। अब देखिए ये जो वैल्यू आया ये रेशियो में आया, तो इस रेशियो को अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करें, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/16, तो ये वैल्यू होगा 1/8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से 8 इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रेशियो आ गया 2:1। तो मोल रेशियो का जो हमारा जो वैल्यू हो गया डेट विल बी 2:1। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितना हो गया, 2 रिप्रेजेंट करेगा N1 की वैल्यू को, और 1 रिप्रेजेंट करेगा N2 की वैल्यू को, और M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 हो गया 32 और M2 कितना हो गया 48। तो कैलकुलेट कीजिए इसके लिए M एवरेज इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और यहाँ पे M1 की जो वैल्यू हो गया डेट इज 32 और N1 का वैल्यू हो गया 2, M2 का वैल्यू हो गया 48 और N1 का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू हो गया 64 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 8 4 हो गया 12 और 6 14 112 डिवाइडेड बाय 3। और इसका अगर आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो ये वैल्यू हो जाएगा डेट इज 112 डिवाइडेड बाय 3। इसको कर दीजिए हाफ, इसका आंसर हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इस क्वेश्चन का वेपर डेंसिटी का वैल्यू जो, ये क्वेश्चन हमने शुरू में जो क्वेश्चन लिया था उसी से रिलेटेड है, उसमें भी इतना ही आंसर आया था। बस वहाँ पे क्या था कि आपको डायरेक्ट मोल रेशियो दिया गया था 2:1, लेकिन यहाँ पे मोल रेशियो नहीं देकर के क्या दिया गया, मास रेशियो। तो मास रेशियो से हमने पहले कैलकुलेट कर लिया मोल रेशियो, अब मोल रेशियो के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया M एवरेज, और M एवरेज को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया इस गैसेस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, डेट इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास के ऊपर बेस्ड, जिसमें हमने वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया। तो जितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है उसके हमने आपको प्रैक्टिस करा दी। अब ज़रूरत है आपको इसको रिवीजन कीजिए थोड़ा तरीके से, और फिर आपके साथ जो भी बुकलेट है आप उस बुकलेट से आप क्वेश्चन बनाइए, आपको लगभग सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन अभी और है हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ वेपर डेंसिटी और मोलर एवरेज मोलर मास के ऊपर, इसको हम सॉल्व कर ही लेते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर containing N2 and O3, containing N2 and O3 is 3.2 gram per liter, 3.2 gram per liter at 2.463 atm and 300 Kelvin and 300 Kelvin। तो आपसे बोला गया इसमें कैलकुलेट इट्स मोलर कॉम्पोजिशन, इट्स मोलर कॉम्पोजिशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक गैस का मिक्सचर दिया गया है, उस गैस के अंदर क्या चीज़ है, N2 और O3 गैस है, और इसका आपको
मिक्सचर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेपर डेंसिटी नहीं दे करके क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा शायद यहाँ पे वेपर छूट गया, ठीक है, तो भाई वेपर छूटा नहीं है, ये क्वेश्चन में डेंसिटी ही दिया हुआ है और आपको डेंसिटी ही मान करके उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर हमको मोलर कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है तो मिक्सचर के अंदर अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, जैसे हम अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं इस टॉपिक का, बस सेम स्टेप को हम फॉलो करेंगे, कुछ नया स्टेप्स नहीं है इसके अंदर। तो गैसियस मिक्सचर के अंदर दो गैस प्रेजेंट है, एक तो इसके अंदर N2 गैस है और दूसरा इसके अंदर O3 है। और N2 और O3 गैस का अगर हमको मोलर कॉम्पोजिशन अगर कैलकुलेट करना होगा, मोलर कॉम्पोजिशन, तो परसेंटेज मोलर कॉम्पोजिशन ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मोलर कॉम्पोजिशन मान लेते हैं कितना होगा x%, तो इसका मोलर कॉम्पोजिशन कितना होगा 100 - x। तो ये तो वैल्यू हो गया N1 और N2 का, x किसकी वैल्यू हो गया N1 का, और 100 - x किसका वैल्यू हो गया N2 का। और हमको चाहिए M1 और M2 का वैल्यू, तो M1 की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, N2 का हो जाएगा आपको डेट इज 28, और O3 में से आपको M2 का वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा डेट इज 48। तो यहाँ से हमको N1 N2 मिल गया, M1 और M2 मिल गया। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे यहाँ पे M एवरेज का, तो M एवरेज का जो फॉर्मूला होता है डेट इज M1 N1 प्लस M2 N2 एंड डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब देखो यहाँ पे आपको सब डेटा दिया हुआ है, N1 पता है, N2 पता है, M1 पता है, M2 पता है, बस हमको M एवरेज नहीं मालूम है। अगर M एवरेज हम कहीं से पता कर लेते हैं तो फिर तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, फिर तो एक ही अननोन बचेगा डेट इज X, और वो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे M एवरेज कैसे कैलकुलेट करें। और M एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अगर इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी देता तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते वेपर डेंसिटी के वैल्यूज़ में, तो हमको M एवरेज मिल जाता। लेकिन यहाँ पे वेपर डेंसिटी नहीं दे करके डेंसिटी दे दिया है। खैर कोई बात नहीं, आप डेंसिटी का भी फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हो। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बताया था, डेट इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी PM = DRT। तो यहाँ पे जो डेंसिटी D है ये डेंसिटी है, ना कि वेपर डेंसिटी है। तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा PM डिवाइडेड बाय RT। तो अगर इस गैसियस मिक्सचर के लिए अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट, अगर इस गैसियस मिक्सचर के लिए अगर यहाँ से आप अगर मोलर मास कैलकुलेट करना चाहेंगे M मिक्सचर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इनटू RT डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा प्रेशर डिवाइडेड बाय P। तो आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये जो आपको दिया हुआ डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर दिया हुआ कितना 3.2 ग्राम पर लीटर इनटू R का वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले। देखिए यहाँ पे ग्राम पर लीटर दिया, तो यूनिट के साथ भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 3.2 ग्राम पर लीटर इनटू R का वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेंगे 0.0821। थोड़ा सा इसमें हमको जगह बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0.0821 और यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगा डेट इज लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट होता है R का। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है डेट इज 300 केल्विन पे, तो 300 केल्विन, और डिवाइड हमको किससे करना है प्रेशर से। तो प्रेशर का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 2.463 ATM। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सारा यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये पर केल्विन इस केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी ATM ऊपर भी ATM कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लीटर और यहाँ पर भी लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बचा डेट इज 3.2 इंटू 0.0821 इंटू 300, और क्या बच गया, इधर बच गया ग्राम और क्या बच गया पर मोल, ग्राम पर मोल। और हम कैलकुलेट भी क्या कर रहे हैं मोलर मास, तो मोलर मास का यूनिट भी होता है ग्राम पर मोल, और नीचे डिवाइड में कितना आ गया डेट इज 2.463। एक चीज़ मैं आप लोगों को बतला देता हूँ
ये जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं तो ये टर्म आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आएगा 0.0821 इंटू 300 हमेशा आएगा कि नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू 0.0821 ही यूज़ करते हैं और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस डेट इज 300 केल्विन ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हो गया ना, ये प्रोडक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर भी आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करोगे। तो आप क्या करो ना, इसकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद रखिए। इस प्रोडक्ट को ये 24.63 होता है, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको, थोड़ा 1-2 मिनट टाइम बच जाएगा कैलकुलेशन की वजह से। तो इसकी वैल्यू 24.63 है, तो आप वैल्यू अगर यूज़ करेंगे 3.2 इंटू 24.63 और नीचे कितना हो गया 2.463। अब देखिए यहाँ पे 24.63 2.463 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे और कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ से पॉइंट उड़ेगा, ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 00 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 0 आ जाएगा। तो 3 0 को नीचे से 2 0 कैंसिल कर जाएगा, ऊपर 10 बच जाएगा और ये पॉइंट इस 10 को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, डेट इज 32 ग्राम पर मोल। ये आ गया उस गैसियस मिक्सचर का एम मिक्सचर। तो एम मिक्सचर यहाँ पे क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम एवरेज को। तो अब ये वैल्यू आप यूज़ कीजिए यहाँ पे एम एवरेज में। तो एम एवरेज का आप फॉर्मूला आप लगाओ, एम एवरेज इक्वल टू कितना था, M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, तो एम एवरेज का वैल्यू कितना आ गया, डेट इज 32 इक्वल टू M1 की वैल्यू कितना है 28 इंटू N1 की वैल्यू कितना हो गया x प्लस M2 का वैल्यू हो गया 48 और N2 की वैल्यू कितना हो गया 100 माइनस x और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x N1 प्लस N2 डेट इज x प्लस 100 माइनस x। यहाँ से x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा डेट इज 3200 इक्वल टू 28x प्लस 4800 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 48x। तो 4800 को आप इधर ले आइए, 3200 माइनस 4800 इक्वल्स टू 28x माइनस 48x। यहाँ से जो वैल्यूज आ जाएगा डेट इज 20x और इसको भी अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 3200 माइनस 4800 तो यहाँ से आ जाएगा 008 में से 2 तो ये 6 हो गया और ये 1 आ गया। यहाँ पर भी माइनस में इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आ गया, माइनस 20x। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो और 0 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 80। तो इस गैसियस मिक्सचर के अंदर जो हम दो गैस माने थे N2 और O2, तो N2 का जो परसेंटेज हो गया, अगर N2 की बात करें तो N2 इस मिक्सचर के अंदर कितना है 80% मोलर कॉम्पोजिशन और दूसरा है O3, तो O3 कितना हो जाएगा, डेट इज 20%। ठीक है, तो ये आपको ने लगभग पूरा डिटेल में जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता था वेपर डेंसिटी और एवरेज मोलर मास के टॉपिक पे बेस्ड, तो वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है। आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास जो भी बुकलेट बनाइए उसमें से सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डेट इज वो है मोलर नेक्स्ट टॉपिक जो वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। मोलर कॉम्पोजिशन नहीं, मोलर कॉम्पोजिशन बेस्ड तो हो गया। तो बात करते हैं हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब चाहे तो पहले इसको लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे दो
चीज़ों में परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम दो चीज़ों में कैलकुलेट करते हैं। एक तो आपको कुछ इस तरीके का एक मान लीजिए मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए, या एक कंपाउंड के हम बात करते हैं H2O, ठीक है। और एक आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके का दिया जाएगा, डेट इज़ मान लीजिए आपके पास अगर ये इस तरह का कंपाउंड अगर दे दिया जाए MgSO4.6H2O, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। तो एक पार्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, जैसे इस मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे, H2O की अगर बात करें, तो H2O के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइए या फिर हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइए। मतलब एक पार्टिकुलर एटम्स का या एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स का आपसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है। या फिर आप इसमें बात कीजिएगा MgSO4.6H2O, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि H2O का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइए, या SO4 का बताइए, मैग्नीशियम का बताइए। तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है। जब भी हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिसका भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोला जाए, उसकी मास ले लेते हैं, मास ऑफ डेट सब्सटेंस या स्पीसीज बोल दीजिए, मास ऑफ डेट स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 100 से। चूंकि हमसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर इसी एग्जांपल की बात करें और इसमें अगर हमसे बोला जाए कि भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा गया है उसका मास ले लेना है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमसे यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं, आप सिर्फ ऑक्सीजन बोलो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, डेट इज 16। तो टोटल जो भी जिसका पूछा जाएगा उसका मास ले लेना। तो H2O के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 16, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो टोटल मास कंपाउंड का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन 2, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18, इंटू इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बोला जाए या हाइड्रोजन गैस बोला जाए, ये कैलकुलेट कीजिए। तो जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा है उसका मास ले लेना है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और 2 हाइड्रोजन है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मास ऑफ टोटल कंपाउंड इंटू 18, और डिवाइडेड बाय 18 इंटू इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं MgSO4, अगर MgSO4 में अगर हमको बोला जाए कि भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन बतलाओ, आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन बतलाइए H2O का, ठीक है। तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर H2O का टोटल मास कितना होगा। तो H2O का जो एक H2O मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है 18, लेकिन यहाँ पे H2O के 6 पार्टिकल्स हैं, तो कितना हो जाएगा 18 × 6 और डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मास। तो पूरे कंपाउंड का मास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मास होता है 24, SO4 है, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन O4 है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना लिखिएगा 4 × 16 प्लस H2O का 18 हो गया इंटू 6, तो आप चाहो तो 108 लिख लो एक साथ, या फिर 18 × 6, और इस वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दिए कितने से, 100 से। तो इससे क्या आ गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2O इन MgSO4.6H2O। इसके अलावा मान लीजिए इसमें आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ SO4। तो SO4 का पूछा गया है, तो इस कंपाउंड के अंदर SO4 का जो भी मास होगा, तो SO4 का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन को गया 16 × 4, तो SO4 का मास 32 × 16 × 4 और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड टोटल कितना हो जाएगा, सेम जो यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं, 24 + 32
प्लस 4 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 6 और इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड के अंदर या एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स का या इस तरह के कंपाउंड्स अगर दिया जाए तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर स्पीसीज का H2O का SO4 मैग्नीशियम का हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना हो उसके मास को आप नोमिनेटर में ले लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन के हेल्प से जो है ना हम लोग बहुत सारे चीज़ों को बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर फ्रेम होता है। एक दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाता है, बाकी हम इसके बारे में और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक चीज़ और मैं आपको बतला देता हूँ, यहाँ पे MgSO4.6H2O या फिर मान लीजिए कभी कभी आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा CuSO4.6H2O। तो कंपाउंड में जो वाटर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है ना, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर मान लीजिए 6H2O नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे दिया जाए MgSO4 या इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा CuSO4, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, सूखा हुआ, वाटर के क्रिस्टल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सूखा हुआ, ठीक है। और हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड। जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर an oxide of sulfur contains an oxide of sulfur contain 200 divided by 3% sulfur. Determine its molecular formula. Determine its molecular formula. Determine its molecular formula. ठीक है, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर है। आप हमें बताओ ऑक्साइड ऑफ सल्फर है तो उसके अंदर कौन कौन सा एटम होगा। ऑक्साइड ऑफ सल्फर है तो या तो सल्फर होगा और उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और हमको ये नहीं बस पता है कि सल्फर के कितने एटम्स होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, क्योंकि हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जिससे हमको पता चलता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स है और उस एटम के कितने नंबर है, कितने नंबर में वो एटम प्रेजेंट है। जैसे हम वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ना H2O, तो H2O से लिखने से क्या पता चलता है कि वाटर के अंदर, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 1 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। एक तो ये पता चल गया कि कौन कौन से एटम्स होंगे और एटम्स कितने नंबर में है, तो ये पता चलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे आप लिखते हो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, जिसमें कार्बन एटम्स 1 होता है और ऑक्सीजन एटम्स 2 होता है। जैसे आप लिखते हो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, तो ये फार्मूला लिखने से हमको क्या पता चलता है कि इसके अंदर 3 तरह के एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एटम के नंबर कितना है 6 और हाइड्रोजन एटम्स कितने 12। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बतलाइए, मतलब उसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स कितने नंबर में होंगे ये पता है। अब वो ही हमको कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं सल्फर के एटम X होगा और Y, ऑक्सीजन के एटम्स कितना होंगे Y होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पे क्या दे दिया गया कि इस कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ सल्फर होगा,
परसेंटेज ऑफ सल्फर होगा वो कितना होगा 200/3%। आप बताओ अगर इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर में क्या ले लेंगे नोमिनेटर में मास ऑफ सल्फर, और सल्फर का मास कितना होता है 32, और सल्फर कितने टाइम्स है x, तो कितना हो जाएगा 32x, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर सल्फर का बात करेंगे तो सल्फर का हो जाएगा 32x प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और y टाइम्स, और परसेंटेज है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है, डेट इज 200/3 इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 32x डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से 16 अगर कॉमन ले लेंगे तो 16 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 2x प्लस y इंटू कितना हो गया 100। यहाँ से थोड़ा सा इसको कैंसिल वगैरह कीजिए, 100 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 16 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ जाएगा दैट इज 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x, और ये इधर आ जाएगा तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस y। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x हो गया x इक्वल टू y। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स जो हो जाएगा वो सेम नंबर में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली ऑप्शन भी दिया हुआ था, अगर हम इसके ऑप्शन लिख लें तो एक ऑप्शन इसका SO2 है, एक ऑप्शन इसका SO3 है, एक ऑप्शन इसका H2O2 है, और तीसरा ऑप्शन जो था वो क्या था नन। तो आप देख सकते हो कि सल्फर की और इस ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर एटम का नंबर क्या होगा सेम, और नंबर अगर सेम हो गया तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O2। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए लास्ट है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। An oxide contain an oxide of iron, an oxide of iron contain 40% oxygen atoms. 40% oxygen atom. Calculate the number of oxygen atom in it. Number of oxygen atoms in it. इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन एटम के कितने नंबर होंगे। कुछ और भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। if molecular mass of oxide is 160 U, ठीक है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे एक आयरन के ऑक्साइड्स हैं जिसके अंदर 40% ऑक्सीजन एटम है, तो आपको बतलाना है कि ऑक्सीजन एटम के टोटल नंबर्स कितने होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ऑक्साइड किसका, आयरन का, और आयरन का ऑक्साइड होगा तो इसके अंदर आयरन एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगा। अब वो कितने नंबर में ये हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं आयरन के X एटम होंगे और ऑक्सीजन के Y एटम होंगे। अब अगर इस ऑक्साइड के अंदर अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसके मास को नोमिनेटर में, तो ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, और ऑक्सीजन Y टाइम्स, अगर 2 टाइम्स आएगा तो 16 इंटू 2, 3 टाइम्स आएगा तो 16 इंटू 3, Y टाइम्स है तो 16 इंटू Y,
और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इस पूरे कंपाउंड का मास। और इस पूरे कंपाउंड का मास मतलब इस पूरे कंपाउंड का आप मोलर मास, और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सेम होता है, बस यूनिट का फर्क होता है, न्यूमेरिकली सेम होता है। तो आपको क्वेश्चन में उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकली ये वैल्यू ही इसका क्या हो जाएगा, मास होगा, डायरेक्ट जिसको आप मोलर मास बोलते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160, और इनटू क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ कितना 40%। तो 40 इक्वल टू, यहाँ से अगर आप कैंसिल करोगे 16 और 160 को, तो ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे 0 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 14 इंटू कितना हो गया 14, यहाँ से 16 टाइम कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो गया, 14 इंटू कितना हो गया 10y, तो 0 से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम y माने थे, और y का वैल्यू कितना आ गया, डेट इज 4, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बाकी आपको आज जो भी टॉपिक पढ़ाया गया इसको आप ढंग से थोड़ा नोट्स बनाइए और उसकी रिवीजन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सब आपको वो प्रीवियस ईयर है जेईई मेंस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तो काफ़ी कंसेप्चुअल तो नहीं है, ये सब काफ़ी सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन नीट में आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए। और भी हम इस पर अच्छे लेवल की क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको रिविजन करें। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।